अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और सबसे पहले जी हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। जी हाँ, सबसे बड़ी न्यूज़ आजकल जो पाकिस्तान में चल रही है वो ये कि जी प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं 4 दिन के जो विजिट है, गवर्नमेंट विजिट पे, यानी कि सरकारी दौरे के ऊपर जो है पूरी फैमिली के साथ जो है वो पहुंच चुके हैं चाइना। और ये देखिए चाइना जाते हुए सर आगे देखिए सीढ़ियां हैं, गिर ना पड़े। पिक्चर बन जाएगी, टेंशन मत लें। एक तो इनको भी फोटो सेशन का ना, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो का बहुत शौक है। लेकिन खैर, हम ये बता रहे थे आपको कि अनवरुल हक काकड़ साहब जो हैं वो जी चाइना पहुंच गए हैं और चाइना में वो सी पैक टू, जी हाँ, सी पैक टू के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जी ये भी बात की जाएगी कि ML1 पर और जो एक ट्रेन प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश की जा रही है चाइना के साथ मिलकर, उस पर बात करेंगे, जो कि कराची से पेशावर तक एक फास्ट ट्रैक बनाने की बात की जा रही है। और ये है कि जी ट्रेन, उस पे फास्ट ट्रैक जो है वो ट्रेन बनाई जाएगी और जाहिर है कि चाइना उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और उसके बाद हम मजीद उसको जो है मामू बनाएंगे या टोपी ड्रामा करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी सी पैक जो फर्स्ट स्टार्ट किया गया था, उस प्रोजेक्ट का जो हाल हुआ है वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के आगे है, बल्कि वो पूरे के पूरे दुनिया के सामने है कि क्या हुआ था। लेकिन बहरहाल हम एक बार फिर चाइना के दर पर हैं और अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वैसे बताया तो ये जाता है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का काम है सच कोई होता नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना होता है कि अपने इलेक्शंस करवाने हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि जनवरी में इलेक्शंस की बात की जा रही है। और जनवरी कोई खास दूर नहीं है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर और फिर है जी जनवरी, तो इलेक्शंस की बात की जा रही है। लेकिन अनवरुल हक काकड़ साहब जो हैं वो अपना काम छोड़ छाड़ के बाकी दुनिया के सारे काम कर रहे हैं। जाहिर है भाई लोग के लाए हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हैं और वही लोग लाए हैं, वही लोग घुमा रहे हैं। ये हो रहा है अनवरुल हक काकड़ साहब के साथ। और अब जी वो से पहले आपने देखा कि वो किस तरीके से वो अमेरिका घूम कर आए, फिर वो यूरोप गए, फिर वो सऊदी अरब गए और अब वो चाइना पहुंचे हैं। इसके बाद न जाने जनवरी में इलेक्शन है, उससे पहले पहले काकड़ साहब ने, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया का एक विजिट कर ही लेना है। वो कौन सी मूवी थी, अराउंड द वर्ल्ड इन 90 डेज के, 80 डेज के, 70 डेज, कुछ इस तरह का कोई मूवी का नाम था। तो मेरे ख्याल है ये भी कुछ इसी किस्म की कोशिश में है कि पूरा वर्ल्ड टूर जो है वो कर ही डालें। इतनी थोड़ी सी अपने जो उनका टेन्योर है उसके अंदर के जी थोड़ी सी मुद्दत में ही जो है वो सारी दुनिया का चक्कर लगा के और वापस पाकिस्तान पे आने का, मेरे ख्याल है ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल है बना भी लेंगे, इसलिए कि जिस स्पीड से ये कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी यूरोप और कभी सऊदी और कभी किसी कंट्री, कभी किसी कंट्री में फिर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। बहरहाल अब देखते हैं कि चाइना में जाकर ये क्या बात करते हैं और चाइना से आके ये पब्लिक को क्या बताते हैं। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो न्यूज मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि जी फ्यूल प्राइस हमने आपको बताया था कि 40 रुपीज कम कर दिए। जी हाँ, उसके ऊपर बड़ी तालियां बजी, बड़ी वाहवाही लूटी केयर टेकर गवर्नमेंट ने कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट ने 40 रुपए, 40 रुपीज फ्यूल प्राइस कम कर दी। जी हाँ, अभी लोग इस खुशखबरी में से बाहर नहीं निकले थे कि लोगों को पता चला कि जो सुई गैस, जी हाँ, जिससे कि घरों में चूल्हे जलते हैं, रोटियां बनती हैं, चावल बनते हैं, खाना बनता है, उसकी प्राइस गवर्नमेंट ने डबल कर दी, 100% डबल कर दी है। जी हाँ, अगर किसी का बिल 100 रुपए आता है, वैसे तो किसी का बिल 100 रुपए नहीं आता, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर किसी का बिल 100 रुपए आता है तो अब 200 रुपए आया करेगा। जी हाँ, ऐसा ही किया है केयर टेकर गवर्नमेंट ने कि जो अब सुई गैस की प्राइस है, गैस के जो दाम है वो 100% इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो अब जो लोग तालियां बजा रहे थे, जो लोग मिठाइयां बांट रहे थे कि जी फ्यूल प्राइस कम हो गई है, वो जरा जाकर ये भी देख लें कि अब उनके घर में जो सर्दियां आने वाली हैं, बल्कि आ चुकी हैं, सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। और इस्लामाबाद में तो काफी ठंडक शुरू हो गई है और अब बारिशें भी हो रही हैं, धड़ाधड़ बारिशें हो रही हैं, तो उससे जाहिर है कि ठंड में इजाफा हुआ है। तो अब अभी अक्टूबर में ना सही, नवंबर में सही, लोग हीटर भी यूज करेंगे, लोग चाय भी ज्यादा बनाएंगे, लोग सूप भी ज्यादा बनाएंगे, लोग
गरम रखने के लिए चूल्हे पे ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, और हो सकता है चाय कॉफ़ी भी ज़्यादा बने, और हीटिंग सिस्टम तो चलेगा ही। और उसके बाद जो बिल आएँगे वो देखकर लोगों के जो दिमाग में आग लगेगी वो अलग। अब ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि बिजली की कीमत कम कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात तो सभी को मालूम है कि अब बिजली का काम इतना ज़्यादा नहीं होगा, एसीज़ भी बंद हो जाएँगे, और कई कूलिंग सिस्टम जो लोगों ने लगा रखे हैं वो बंद होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए जी अब ये किया है कि कहा कि हाँ जी ठीक है, हम जो है वो बिजली के दाम कम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अब कम आएगा। वैसे मेरा तो अभी भी 91,000 का, मैं क्या बताऊँ, खैर। तो वो बिल जो है वो कम आएगा, लेकिन हाँ जी, गैस के बिल जो है वो डबल कर दिए गए हैं, 100% उसमें इज़ाफ़ा कर दिया गया है। तो इसलिए अब मुबारकबाद किसको देनी है? केयरटेकर गवर्नमेंट को, या भाई लोग को जो इनको लेकर आए हैं, या किसको? कोई तो मुझे बताए। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चले कि जी ये आपको एक बार फिर कुंडी साहब नजर आ रहे हैं, फैसल करीम कुंडी साहब। तारीख गवाह है, सिर्फ भुट्टो खानदान ने ही जो है वो कुर्बानियां दी हैं। जी हाँ, ये कहना है कि फैसल करीम कुंडी साहब का कि तारीख गवाह है कि सिर्फ और सिर्फ जो भुट्टो खानदान है उन्होंने ही जो है वो मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हमने जुल्फिकार अली भुट्टो को भी देखा, हमने बेनजीर भुट्टो को भी देखा, और अब हम नहीं चाहते कि भुट्टो खानदान मजीद कुर्बानियां दे, लेकिन सिवाय एक कुर्बानी के वो ये कि जो पैसा आसिफ अली जरदारी साहब के पास है, वो सारे महल और क्या कुछ आप जानते हैं ना, बिलावल भुट्टो का जो बिलावल हाउस, और बेशुमार पैसा आपने तो देखा ही कि फ्लड विक्टिम से मिलने के लिए भी वो आपके सामने था कि कितने महंगे महंगे जॉगर्स पहन के वो पहुंचे थे। पता नहीं 5,000 का था कि पता नहीं कितने $1,000 का। मैं बता रही हूँ, रुपीस की बात नहीं कर रही। तो थोड़ी कुर्बानी और दें, और जो पैसा उनके पास है उसमें से अगर पूरा नहीं तो आधा पैसा जो है वो कौमी खजाने में दे दे। मैं तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी यही कहती हूँ। इमरान खान को भी चाहिए कि बनी गाला का जो उनका महल है उसको बेचकर, और वो पैसा जो है उसके अलावा जो खान साहब ने इधर उधर से जो आपको मालूम है फॉरेन फंडिंग के नाम पे जो पैसा उनके पास है वो खजाने में जमा करवा दें, और थोड़ा सा पब्लिक का भी ख्याल करें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जो नेक्स्ट न्यूज है वो जी बिल्कुल पीएमएलएन की है। राना सनाउल्लाह साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है कि अगर 2018 का तजुर्बा ना हुआ होता तो कौम मायूस होती, ना ही इकोनॉमी खराब होती, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाक सरजमीन को दोबारा उम्मीदों की किरण देने आ रहे हैं। ये कहना है जी राना सनाउल्लाह साहब का। राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर बकौल इनके कि अगर इमरान खान ना आए होते तो यकीनन पाकिस्तान सुपर पावर बनने ही वाला था, लेकिन हुआ ये कि इमरान खान आ गए और सारा का सारा जो मंसूबा था वो धरा का धरा रह गया, और वो प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो सका। ये तो खैर नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी एक जगह पे अपना जो वो भाषण दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी के लिए उन्होंने जो प्लान बनाए थे वो दरअसल इंडिया ने कॉपी कर लिए, और उसके बाद वो सब कुछ कॉपी करके, यानी जो नवाज शरीफ साहब ने प्लान किया था इकोनॉमी को किस तरह से आगे लेके जाना है, किस तरह से बढ़ाना है, वो सारे प्लान जो है वो मेरे ख्याल से मोदी जी जब आए थे ना उनकी नवासी की शादी में जो आए थे मोदी जी, एक ही बार तो आए हैं, तो कहा जाता है ना कि जी वो नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी, जप्पियां शप्पियां डाल रहे थे जी हाँ। उस दौरान नवाज शरीफ साहब ने वो सारे प्लान जो उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बनाए थे वो मोदी जी को बता दिए, और मोदी जी ने जाके सारे प्लान जो है उनके ऊपर अमल कर लिया इंडिया में। उससे हुआ ये कि जी भारत तो आगे बढ़ गया, और हमारे प्लान ही क्योंकि चोरी हो गए तो हम इधर के इधर ही रह गए। उसके बाद जाहिर है नवाज शरीफ साहब चले गए लंदन, और लंदन से जी वो अभी तक आए नहीं है, उनका इंतजार हो रहा है, और कहा यही जा रहा है कि वो 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके लिए तैयारियां की जाए। उनके पार्टी के मेंबर बार बार पब्लिक को बता रहे हैं कि जी नवाज शरीफ आ रहे हैं, तैयारी कर लो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिसमें कई मीडिया पर्सन भी शामिल हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। उनका कहना ये कि नवाज शरीफ साहब जो है उनका उस तरह से या जैसे वो चाह रहे हैं उस लेवल पे शायद वेलकम उनको ना मिल सके। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उनको सीधा जेल भेजा जाएगा, क्योंकि कई केसेस में वो वांटेड हैं, कई केसेस उनके चल रहे थे। तो ये देखते हुए कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन बहरहाल केसेस के लिए उनके ऊपर बात हो रही है, और हम देखते हैं कि आगे किस तरह से जो है नवाज शरीफ साहब आते हैं तो केसेस से कैसे बच।
जी, हम बढ़ेंगे अपनी वीडियो में आगे, हम बढ़ेंगे अपनी न्यूज़ में आगे। हम आपको बताते चलें कि मरियम नवाज़ को सभी लोग जानते हैं कि वो नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं। आजकल अपनी पार्टी में बहुत एक्टिव दिखाई देती हैं। ये साथ उनके उनके हस्बैंड बैठे दिखाई दे रहे हैं। कैप्टन सफदर, जी हाँ, कैप्टन सफदर साहब का कहना ये है कि जी नवाज़ शरीफ साहब को अल्लाह ने वो कुंजी दी हुई है कि इस मुल्क की मुश्किलों पर लगे ताले वो अकेले ही खोल सकते हैं। जी हाँ, ये कहना है कैप्टन सफदर का अपने ससुर नवाज शरीफ साहब के बारे में। और उनका कहना ये है कि जी नवाज शरीफ साहब के पास वो चाबी है, वो कुंजी है जिससे वो तमाम लगे हुए ताले जो है वो खुद ही खोल सकते हैं। इसका मतलब मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। अगर कैप्टन सफदर किसी को समझा सकें यानी आके पब्लिक को बता सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे कैप्टन सफदर साहब और मरियम नवाज साहबा की जो है वो लव मैरिज है। और कहा यही जाता है कि नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं थे और अब कैप्टन सफदर जिस किस्म की हरकतें करते हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं और जिस तरह की बातें करते हैं, वो देख के मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब ठीक थे और उस वक्त उन्हें यकीनन अपनी बेटी को मना करना चाहिए था कि इस तरह के आदमी से शादी ना करो। अभी तक उनका वही हाल है। कैप्टन सफदर उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं और अपने आप को मीडिया में दिखाने के लिए कुछ भी कह जाते हैं। अब ज़ाहिर है कि जिसका ससुर नवाज शरीफ हो यानी कि नवाज शरीफ साहब जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके, तो ज़ाहिर है कि उनके दामाद को कोई फिलहाल पूछ नहीं रहा, ना अभी पूछा, ना पहले कभी किसी ने पूछा। तो इसी वजह से कैप्टन सफदर ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब को की वाह-वाह हो या तारीफ हो, उल्टा बुरा भला ही कहा जाता है। अब उनका ये स्टेटमेंट ही देख लीजिए। अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। मुसलमानों, अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। जी, तो ये थे कैप्टन सफदर जो कह रहे थे कि मुसलमानों जिहाद के लिए तैयार हो, ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार हो। और इसी तरह की काफ़ी सारी बक-बक, चक-चक उन्होंने इस वीडियो में जो है मौजूद है, जो उन्होंने बात की एक पॉलिटिकल रैली में। और उनका ये भी कहना था कि जी फ़लस्तीन के बारे में भी वो काफ़ी फ़िक्रमंद हैं और उनका ख़्याल है कि जो पाकिस्तान के पास जो एटम बम है, आपको पता है ना, पाव-पाव के तो अलग हैं, एक बड़ा एटम बम भी है, जी हाँ, बिल्कुल। तो उनका कहना था कि वो एटम बम सिर्फ़ पाकिस्तान का नहीं है, वो पूरे जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उन सबका है। मतलब ये कि जो चाहे आके किसी के सर पे मार के फोड़ ले। ये शायद कैप्टन सफदर कहना चाह रहे थे और उनका यही कहना था कि वो इस्लामिक बम है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि जितनी इस्लामिक कंट्री हैं, उन सब के लिए एटम बम जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। और इसी किस्म की फ़ज़ूल की बातें वो अपनी इस रैली में करते दिखाई दिए। अब ना कोई उन्हें रोक रहा है, ना कोई उन्हें टोक रहा है, ना कोई समझाने की कोशिश कर रहा है और वो इसी किस्म की ओंगी-बोंगी बातें जैसे हमारे यहाँ बोली जाती हैं कि वो कहते चले गए। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी कैप्टन सफदर जो हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की और बेकार किस्म की स्टेटमेंट देने के लिए ही मशहूर हैं। मौलाना फज़लुर रहमान मौलाना फज़लुर रहमान साहब का कहना है कि जी मौलाना साहब जो हैं वो यकीनन पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज़ से मुखातिब हैं। उनका कहना ये है, मौलाना फज़लुर रहमान जिनको इमरान खान अक्सर मौलाना डीज़ल के नाम से भी पुकारते हैं, बल्कि कई पार्टीज़ उनको यही नाम से पुकारती हैं। तो जी मौलाना फज़लुर रहमान साहब कहते हैं कि फ़लस्तीन में लड़ने की इजाज़त दी जाए। जी हाँ, इस्राइल को बहरे मुर्दार में फेंक देंगे, मतलब डेड सी में फेंक देंगे। पता नहीं हर चीज़ का ट्रांसलेशन क्यों कर देते हैं ये लोग। ख़ैर अब उनका कहना ये है कि जी इज़राइल को उठाकर जो है डेड सी में यानी बहरे मुर्दार में बकौल मौलाना साहब के उसमें वो फेंक देंगे। मौलाना साहब को जो है लड़ने की इजाज़त दी जाए, उनको फ़लस्तीन में लड़ने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ पहली फुर्सत में, मैंने तो लास्ट वीडियो में भी कहा था, पहली फुर्सत में इन जितने मुल्ला माफिया हैं इन सबका वीज़ा लगाएँ, फ़लस्तीन भेज दें, बल्कि हो सके तो
پاسپورٹ کے اوپر سے وہ ہٹا دیں کہ جی پاکستانی سٹیزن جو ہے وہ اسرائیل نہیں جا سکتے، ورنہ یہ فلسطین میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر انہوں نے ہٹ تو اسرائیل کو کرنا ہے، تو اگر یہ اسرائیل میں گھسیں گے نہیں تو اسرائیل والوں کو یہ ماریں گے کیسے؟ وہ خود تو آئیں گے نہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ آؤ جی ہمارے پہ اٹیک کرو۔ وہ تو مولانا صاحب کا کام ہے نا کہ وہ فلسطین پہنچے، اس کے بعد وہ بارڈر کراس کر کے اسرائیل میں گھسے اور وہاں جا کے انہیں جو کارنامہ کرنا ہے کریں، اور اس کے بعد تو اسرائیل جانے اور مولانا صاحب جانے۔ ہمیں تو یقین ہے کہ اسرائیل جو ہے یقیناً وہی کرے گا جو ان کو کرنا چاہیے، اور مولانا صاحب جو ہے ان کا ویزا جو ہے وہ لگا دیا جائے۔ اب وہ ہماری ایجنسیز اور ہماری آرمی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ فلسطین میں جا کر جنگ میں حصہ لے سکے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اٹھا کر وہ ڈیڈ سی میں یا بحر مردار جو انہوں نے نام رکھا ہے اس میں پھینک دیں گے۔ مطلب یہ کہ کیسے پھینک دیں گے؟ خیر، سائنس کا اور مولانا صاحب کا کوئی آپس میں کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس لیے مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم انہیں کہنے دیتے ہیں، اور ویسے بھی اس طرح کی باتوں میں ان کے ساتھ مغز ماری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ بات کرنے کا، بحث کرنے کا، ڈیبیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ مولانا صاحب نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، کہہ کے وہ چلے گئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہ خبر آپ تک پہنچائیں، تو ہم پہنچا رہے ہیں۔ اور آگے ہم بڑھتے ہیں، اور ایک بار پھر نواز شریف صاحب اور ان کے بیٹے کی شکلیں مجھے دکھائی دے رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ حمزہ نواز شریف ہیں اور ساتھ شہباز شریف صاحب ہیں۔ جی حمزہ شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ وقت آ گیا ہے لوگ اپنے محسن کو پہچانے، شہباز شریف نے سیاست داؤ پر لگا کر ریاست بچائی ہے۔ یہ کب ہوا؟ مطلب میں تو پاکستان میں ہی رہتی ہوں، میں تو کہیں باہر گئی بھی نہیں تھی، بیچ میں تھوڑے دن کے لیے دبئی گئی تھی، لیکن وہاں بھی نیوز تو آ رہی تھی۔ تو یہ کب ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی سیاست کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا کے اور اپنی ریاست کو بچایا؟ خیر، کچھ بھی یہ لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی حال نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، پھینکنے دیں، کبھی نہ کبھی تو سدھریں گے۔ لیکن بہرحال ابھی فی الحال اسی قسم کی باتیں چل رہی ہیں، اور اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً جو نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے اس کو جو ہے وہ گرین سگنل ملا ہے، اسی لیے بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک بار پھر ہم اگر بات کریں عمران خان کے ساتھی فاروق حبیب صاحب کی، جی ہاں، فاروق حبیب صاحب کو جی رہا کر دیا گیا ہے، اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی، اور اس میں یقیناً وہی کچھ کہا جو انہیں ڈکٹیشن دیا گیا تھا۔ عمران خان اور عمران خان، سارے الزام عمران خان کے اوپر انہوں نے دھر دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی 9 مئی میں کو جو کچھ ہوا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ عمران خان تھے، اور عمران خان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنے اسٹوڈنٹ ڈیز کے زمانے سے عمران خان کے ساتھ ہیں، تھے ہو گئے نا، تو ہاں تھے، اور لیکن اب انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے، اور پاک فوج کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ عمران خان صرف یہ چاہتے تھے کہ ان کو اریسٹ نہ کیا جائے، باقی ساری دنیا گئی تیل لینے۔ جی ہاں، باقی ساری دنیا گئی تیل لینے، اور بس ان کو بچایا جائے، یہ کہنا ہے جی فاروق حبیب صاحب کا۔ اور اب انہوں نے پارٹی جوائن کر لی ہے جہانگیر ترین خان صاحب کی۔ جی ہاں، جہانگیر ترین خان صاحب جو عمران خان کے رائٹ ہینڈ کہلایا کرتے تھے ایک زمانے میں، 2018 میں عمران خان کے آنے سے پہلے وہ لوگوں کو پکڑ کے عمران خان سے ملوانے لاتے تھے، اور لوگ ایک ایک کر کے جو الیکشن میں جیتے تھے یا جتائے گئے تھے وہ عمران خان کی پارٹی میں شامل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب وہی چیز ہم ایک دم جہانگیر ترین خان صاحب کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے عمران خان کے ساتھ جو گئے تھے وہ ان کے پاس سے چھوڑ کر ان کی پارٹی سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور جا کے جہانگیر ترین خان صاحب یا کسی بھی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ممبر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر یہ سلسلہ کب تک چلے گا یہ اور بات ہے کہ پبلک کو سب سمجھ آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے عمران ریاض خان آئے تھے اور ان کا کافی برا حال تھا، ان کے مقابلے میں جو یہ صاحب ہیں یعنی کہ فاروق حبیب صاحب، ان کو کافی سجا بنا کے، بال شال بنا کے، جیل ویل لگا کے اور پفنگ وفنگ کر کے بھیجا گیا، تاکہ یہ نہ لگے کہ کہیں سے دو پڑی ہیں۔ مگر خیر ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، کہیں سے دو نہیں پڑنی چاہیے، لوگوں کی اپنی مرضی ہونی چاہیے کون سی پارٹی میں جانا ہے، کون سی پارٹی میں نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ لیکن کیا کریں، پاکستان میں یہ سب کچھ چلتا ہے اور سب کو معلوم ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے فی الحال تو ہمیں کوئی ایسا دکھائی نہیں دے رہا جو اس سلسلے کو روکے، لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہے آپ برداشت کریں، یا پھر بس برداشت کریں، اس کے اوپر آپ کو کوئی دوسرا آپشن دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں سے جی ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।